नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मानेसर को नगर निगम बनाने का रहा। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधे विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। जो हुई उस कैबिनेट मीटिंग में मुख्य निर्णय इस प्रकार से लिए गए हैं। पहला निर्णय उसमें करनाल, पानीपत और शाहबाद की जो चीनी मिलें हैं उनका नए चीनी संयंत्र और जो सह उत्पादन संयंत्र अर्थात एथेनॉल प्लांट भी उसमें स्थापित किया जा रहा है। उसके लिए 235 करोड़ रुपए की सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार ने गारंटी ये दी है ताकि ये काम जल्दी से शीघ्र पूरा हो जाए। इसी प्रकार से नगर परिषद अंबाला की 61 कनाल जमीन ये आयुष विभाग को राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज चांदपुरा गांव के अंदर ये दी गई है ताकि वहां पर एक होम्योपैथी का कॉलेज ये बनाया जा सके। इसी प्रकार ईएसआई अस्पताल, हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों की संख्या बढ़े तो उसके लिए भी गांव रेवली जिला सोनीपत में नगर निगम की 5 एकड़ जमीन ये आवंटित की है ताकि वहाँ एक नया ईएसआई हॉस्पिटल ये बन सके। बिजली विभाग को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से सोनीपत जिले में 2 स्थानों पर गांव देवड़ू और गांव जगदीशपुर यहाँ 33 केवी सब स्टेशन के लिए इन दोनों स्थानों के ऊपर कुल 24 कनाल जमीन ये दी गई है। बहुत बड़ा निर्णय इस बार हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुआ। अभी तक जैसे हम जानते हैं कि हरियाणा में 10 नगर निगम पहले से थे और आज एक नए नगर निगम मानेसर इसको नई रचना इसकी बनाई गई है, इसको अप्रूवल मिला है और इसमें 29 गांव ये जोड़े गए हैं मानेसर के साथ, जिसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के लगभग 125 वर्ग किलोमीटर ये होगा। तो अब से हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम ये हो गए हैं। भर्तियों में हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर इनकी भर्ती करते हैं, लेकिन भर्तियां सुचारू ढंग से और जल्दी शीघ्र हो सकें तो इसके लिए इस बार 25% कोटे की ये जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर अर्थात डॉक्टर ये नियमित जो विभाग के द्वारा की जाएंगी और इसको हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की परिधि से छूट दी गई है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RTS जो दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर बनने जा रहा है उसको भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ये 6 साल में बनकर तैयार होगा अर्थात 2026 में तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर कुल 21,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है, जिसमें से हरियाणा लगभग 4,700 करोड़ रुपए की राशि ये अपना योगदान इसमें करने वाला है। तो ये भी एक बड़ा पग हमारे हरियाणा के लिए दिल्ली से पानीपत तक का RTS का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी पूरा होगा। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA यहाँ जो हमारी शहरी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सिटी बस सर्विस, उसको भी जो एक दर्जा दिया गया है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो FMDA है, ताकि जो भी कोई सेवाओं का निर्णय है वहीं पर हो सके, सारी व्यवस्था स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो RTA का दर्जा FMDA को दे दिया गया है। जैसे हमने पिछले वर्ष ग्रुप D की भर्ती ये एक ही कैडर बना करके और सामूहिक सभी विभागों के लिए की थी, वैसे ही ग्रुप C इनका भी एक कैडर बना दिया गया है। अब अगली जो भर्ती होगी सब विभागों की ग्रुप C की एक साथ होगी, एक ही सीनियरिटी रहेगी और इनको अंतर विभाग परिवर्तन करने की भी स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत छूट होगी। ये भी एक अलग कैडर के नाते से बनाया है, जिससे अलग अलग विभागों की जो सेवा शर्तें हैं, अलग अलग समय की उनकी सीनियरिटी होती है, उसको सबको कॉमन करके एक बहुत बड़ी सुविधा ग्रुप C के लोगों को ये दी गई है। हमारी 5 वर्ष पुरानी जो हरियाणा एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई थी 2015 में, उसकी जगह अब नई पॉलिसी 2020 ये बनाई है जो 1 जनवरी से लागू होगी। अलग से इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम सारी
संबंधित लोगों को ये बताएंगे। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, वो भी नए जो हैं वो सब 1 जनवरी से लागू होंगे। बहुत जल्दी आपको इसके लिए अलग से जानकारी दी जाएगी। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि नगर निगम चुनावों के दौर में मुख्यमंत्री ने व्यापारी और अन्य प्रमुख संगठनों को बुलाकर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया। सीएम का यह कहना कि अपने काम या इलाके का विकास करवाना है तो वोट दें, यह अप्रत्यक्ष दबाव है। यह है लोकतंत्र में वोट के अधिकार पर हमला है। तानाशाह सरकार है, दबाव बनाते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज रखने का अधिकार है। उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोगों की आवाज नहीं सुनी गई, तभी तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों के लिए मकान बनाए, लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक गरीब लोगों को मकान अलॉट ही नहीं किए। लोगों को स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। वहीं हरियाणा के अंबाला में निकाय चुनावों के चलते हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में बीते मंगलवार को भाजपा और जसपा की संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया अंबाला पहुंचे। इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। आलम यह था कि पुलिस प्रशासन को भारी जद्दोजहद करनी पड़ी और इस बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम काफी देरी से शुरू हुए और आलम यह थे कि अंबाला शहर पुलिस छावनी में तब्दील था। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डीएसपी मदन लाल ने बताया कि मंगलवार को जब मुख्यमंत्री यहां शगुन पैलेस में कार्यक्रम में शामिल होकर जा रहे थे, तब कुछ किसानों द्वारा उनके काफिले को रास्ता रोकने की कोशिश की गई और इस मामले में पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साहब जब कल वापिस आ रहे थे शगुन पैलेस से, तो कुछ किसानों ने उनका काफिले को रोक लिया था, जिसमें किसानों के खिलाफ हमने 12-13 किसान भाई हैं और अन्य के खिलाफ 147, 148, 149, 332, 353, 504 आईपीसी और 307 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज किया। हाँ, जल्दी इसके लिए हमने अपने रेडिंग पार्टी तैयार कर दी और करेंगे जल्दी तफ्तीश करेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नगर निगम के चलते अंबाला के कई वार्ड का दौरा किया। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर जनता से वोट की अपील की और इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे 3 प्रत्याशियों का गलत तरीके से नामांकन रद्द किया गया, जिस पर हम कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो साथ ही कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनकी बात को अनसुना कर रही है, किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। आपने देखा कि किस तरह से नामांकन भरते हुए उनको रद्द करवाया, गलत तरीके से करवाया। इन्होंने अपनी उसमें अपील, अपनी ऑब्जेक्शन भी डाली, उसको भी इन्होंने नहीं माना, तो गलत तरीका अपनाया गया। जो हमारे वो प्रत्याशी हैं वो लीगल तरीका ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि बाकी जगह भी जो हमारे एमसी हैं बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारे कैंडिडेट और हमारी मेयर सभी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है और वो अपने कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। आपने देखा कि पिछले समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर, कितने गलत तरीके, गंदगी के ढेर, गलियों का बुरा हाल, आम लोग सब देख रहे हैं इन चीज़ों को। यही तो दुख की बात है कि जिसकी आप आवाज़ नहीं सुनोगे, लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ तो उठाएंगे, किसान सभी लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष। और इसी बीच अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा के अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया है। धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया। अग्रसेन चौक पर रास्ता बाधित करने और पुलिस ने 13 समेत अन्य किसानों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर
पुलिस ने किसानों पर 10 धाराएं लगाई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए देर रात ये मुकदमा दर्ज किया और इसके साथ ही इस मामले में जो कार्रवाई है वो भी शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं मिली है। थाना अंबाला शहर में सुरक्षा एजेंट गुरजेट सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को किसान यूनियन और काफी लोग अनाज मंडी अंबाला शहर में इकट्ठा हुए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए अवगत कराया गया कि शांति से विरोध जो है वो जताया जा सकता है, लेकिन समझाने के बावजूद भी नई अनाज मंडी से चलकर अग्रसेन चौक पर ये पहुंच गए और पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि कोई गलत कदम ना उठाएं। इसके बावजूद जलबेहड़ा का बग्गा, धुराली का दारा सिंह, शहर का चाहत चौहान उर्फ नानू, कुर्बानपुर का भूरा, भड़ोला का जसमीत हुंडल, धुरकड़ा का बाई, बलाना का जसबीर, कोला का काका, कोला का जितेंद्र, कोला का मोन्टू, जंडली का रोनी, कोला का अजय, बाड़ा का जसपाल सिंह और अन्य लोगों की अगुवाई करते हुए नारे लगाए गए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, जबरदस्ती करके सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई गई। अग्रसेन चौक पर रास्ता बाधित किया गया। वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी ने नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पार्टी की तरफ से मैराथन जन प्रचार का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा जनचेतना पार्टी सिलेंडर के निशान पर नगर निगम का चुनाव लड़ रही है, तो वहीं मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने प्रचार के लिए जान लगा दी है। आज यानी कि बुधवार को शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 20 से प्रचार की शुरुआत की और आपको बता दें डोर टू डोर जाकर लोगों से पार्टी के लिए वोट की अपील करती हुई दिखाई दी। सिलेंडर के निशान के साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी भी आम लोगों के बीच पहुंच बना रही है। पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। विनोद शर्मा का पूरा कुनबा प्रचार के लिए मैदान में उतर चुका है। आपको बता दें 27 दिसंबर को अंबाला में नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और हरियाणा जनचेतना पार्टी जीत का इरादा लिए चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रही है। वहीं हरियाणा के झज्जर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का परिवार रोजगार के सिलसिले में दमोह से हरियाणा गया। बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की संगीन घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात कर अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने आश्वस्त किया कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झज्जर में हुई घटना अत्यंत दुखद है। हम 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून जिसमें हमारी बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार के कुकृत्य पर फांसी समेत अन्य कड़ी सजा का प्रावधान है, इसके अंतर्गत दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि समाज में मौजूद इन दरिंदों तक स्पष्ट संदेश पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद की अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों की महापंचायत हुई और इस दौरान फतेहाबाद के दर्जनों किसान संगठनों के द्वारा महापंचायत में शिरकत की गई। इस दौरान बीजेपी के उपवास कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के मामले में दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की मांग की गई। तो वहीं फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में किस प्रकार किसान आंदोलन को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। वहीं हरियाणा सरकार ने छात्रों को बड़ा झटका दिया है। छात्राओं को मिली राहत जो है वो जारी रहेगी। दरअसल रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए छात्रों को अब बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा। मई 2020 में प्रति किलोमीटर किराए में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। अब यह मासिक बस पास पर भी लागू होगी। ऐसे में छात्रों को हर महीने 16 से लेकर 192 रुपए तक अतिरिक्त देने होंगे। वहीं छात्राएं पहले की तरह मुफ्त यात्रा करती रहेंगी। इससे 1 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे। आपको बता दें, साल 2016 में छात्रों के लिए बस पास का शुल्क बढ़ाया गया था और अब 2020 में बढ़ाया गया है। नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को 51 से 60 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 408 रुपए के बजाय 600 रुपए, 26 से 30 किलोमीटर के लिए 204 रुपए की जगह 300 रुपए, 31 से 40 किलोमीटर के लिए 272 रुपए की जगह 400 और 41 से 50 किलोमीटर जाने के लिए 340 के जगह 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने अभी 8वीं तक के स्कूल नहीं खोलने का आदेश दिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं के बाद स्कूलों में अब 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना के केस काफी तेजी के साथ कम हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने बच्चों की सेहत को लेकर कोई जोखिम जो है वो नहीं उठाना चाहती और इसके चलते 8वीं तक की पढ़ाई पूर्व की तरह डिस्टेंस शिक्षा और दूसरे ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। उधर शिक्षकों को परिवार के साथ घूमने जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए बजट भी जारी हो चुका है। बच्चों का साल खराब ना हो, इसके लिए मंगलवार को सूबे के शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक 8वीं तक के सभी स्टूडेंट को शिक्षा विभाग द्वारा तैयार अवसर मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा। इसी ऐप के जरिए जनवरी के पहले सप्ताह में बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन और मासिक मूल्यांकन टेस्ट लिए जाएंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में सरकार ने संजीवनी ओपीडी ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए घर बैठे मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मरीज डॉक्टर से घर बैठे वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में हर बीमारी के डॉक्टर जुड़े हैं जो कि मरीजों को परामर्श देंगे। तो वहीं डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि कोरोना के चलते ये ऐप कामयाब है, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी और मरीजों को ऐप के माध्यम से डॉक्टरी परामर्श मिलेगा। वहीं डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां हॉस्पिटल में फ्री मिलेंगी।
क्या है कि जैसे कोरोना केस चल रहा है और सरकार कह रही है कि भाई बाहर भीड़ में जाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठंड भी ज़्यादा हो रही है, बाहर निकलने में बुजुर्गों को और आम आदमी को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम ई संजीवनी बोलते हैं। ई संजीवनी में सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबको एक रजिस्टर्ड किया है। उन सब ने ये ई संजीवनी ऐप डाउनलोड किया है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट दादरी के 17 स्पेशलिस्ट हैं। उन स्पेशलिस्ट में चाहे गायना के हो, चाहे सर्जन हो, चाहे ऑर्थोपेडिशियन हो, सभी स्पेशलिटी के 17 डॉक्टर ई संजीवनी में रजिस्टर्ड है। तो जो भी अपना जनता में जो भी बंदा जो बुढ़ा है, जो नहीं आ सकता, जो प्रेग्नेंट मैडम है, जो जितने भी अपने बंदे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल नहीं आ सकते किसी भी कारण से, तो वो ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट डॉक्टर से अपनी वीडियो कॉल करके परामर्श ले सकता है और वो जो डॉक्टर परामर्श देगा। वहीं कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें, विज को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू वार्ड से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अनिल विज ने खुद ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। 5 दिसंबर को विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय हरियाणा ने मंगलवार को जानकारी दी कि अनिल विज को अब ऑक्सीजन की जरूरत पहले से कम पड़ रही है। इसी के साथ उनके सिटी, चेस्ट और खून की जांच में सुधार आया है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार के बाद डॉक्टर्स और समर्थकों का आभार जताया गया। फतेहाबाद में किसान दिवस के अवसर पर किसानों ने शहर के अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया और इस महापंचायत में जिले भर के किसान नेताओं और किसानों ने भाग लिया। अनाज मंडी में महापंचायत करने के बाद किसानों ने शहर के लाल बत्ती चौक पर जाम लगाया, जहां पर करीब आधे घंटे तक किसानों ने जाम लगाए रखा। इसके बाद फतेहाबाद के एडीसी समर्थक सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों ने एडीसी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें किसानों ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से पिछले दिनों बीजेपी के उपवास के दौरान टेंट उखाड़ने और हंगामा करने का केस किसानों पर दर्ज किया गया। इसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए फतेहाबाद के बीजेपी के विधायक टूडाराम के निवास स्थान पर पहुंचे। किसानों ने विधायक को मांग पत्र सौंपा और सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की। किस वास्ते आज पंचायत की थी? आज हमने जो कृषि पर बने 3 काले कानून, उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जिसे खट्टर सरकार बार बार किसानों को के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है और फूट डालने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक जो किसान लड़ रहे थे उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है और खट्टर ने किसान विरोधी होने का जो चेहरा उसका नंगा हो चुका है। आज हम ज्ञापन देने के लिए डी साहब को आ रहे हैं, वो FIR को रद्द किया जाए। साथ में आज हमने 23 दिसंबर किसान दिवस है, पूरे हरियाणा में शुरुआत कर रहे हैं। जो विधायक बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के हैं, उनसे हम समर्थन वापसी की मांग करेंगे। आज टूडाराम जो हमारा विधायक है फतेहाबाद का, मंत्री साथ भी, एग्रीकल्चर मंत्री साथ, मोदी जी के साथ बात चल रही है, अमित शाह जी के साथ। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। क्या लगता है कि हल निकलेगा किसानों? उम्मीद है रिजल्ट आएगा, ठीक आएगा। आप जो है किसानों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे? आपको जो भी बात, मैं कहूँ मीटिंग चल रही है, वार्ता, वो सारी बातें पर कार्रवाई वार्ता चल रही है, आप सामने है, वो लगी हुई है। देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी, किसी तरह से मसला हल हो और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ नहीं। हिसार में कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उमेद लोहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा और कहा कि हांसी में तहसीलदार का चालक पिछले 3 साल से ड्यूटी कर रहा था। फेसबुक पेज पर पोस्ट डालने के मामले में डिप्टी सीएम ने चालक को ड्यूटी से हटाने का काम किया और दुष्यंत चौटाला ने आरक्षण के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन रोजगार मिलने के बजाय रोजगार छिन रहा है। जैसा आप सारे जो प्रेस के साथी हैं उनकी जानकारी में है कि पिछले दिनों जो हरियाणा सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके आदेश पे
जो हांसी तहसीलदार दफ्तर में ड्राइवर थे पन्ना लाल, गुराड़ा गांव के रहने वाले, उनको नौकरी से हटाने का काम किया गया है। जहां डिप्टी सीएम साहब 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देके 10 लाख नए रोजगार देने की बात करते थे, 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, उसके उल्टा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।